फायर सीजन से पहले ही पहाड़ के जंगल धधकने लगे हैं। चक्राता के सुजोऊ गांव में जंगल की आग लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। आग ने एक पशुशाला को अपनी चपेट में ले लिया। 6 बकरियां जल गई, साथ ही वहां रखा सारा सामान भी जल गया। गांव वालों ने बताया कि जंगल में लगी आग धीरे धीरे छानी तक पहुंची और पूरी छानी को ही आग की चपेट में ले लिया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जगह जगह जंगलों में आग की खबरें आ रही हैं और ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। कम बारिश और कम बर्फबारी की वजह से आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं, ये लोगों का अनुमान है। अल्मोड़ा जिले में भी फायर सीजन के शुरू होने से पहले ही जंगल जलने शुरू हो चुके हैं। ताकुला की बात कर ले, शीतला खेत की बात कर ले या फिर चौखुटिया के जंगल, हर तरफ आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ स्थानों पर वन विभाग और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन कई जगहों पर अब भी आग लगी हुई है। जबकि वन विभाग इस बार एक्टिव क्रू स्टेशन बनाकर फायर वॉचर्स को ट्रेनिंग देने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि कम बारिश और कम बर्फबारी की वजह से सर्दियों में ही जंगल अब धधकने लगे। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया कि चारधाम यात्रा के पहले महीने में, यानी कि यात्रा शुरू होगी उसके पहले महीने में वीवीआईपी और वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर भेजा जाएगा और लेटर में लिखा है कि यात्रा के पहले महीने में किसी भी वीआईपी को दर्शन के लिए नहीं आना चाहिए। हालांकि कोई आम नागरिक की तरह आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि यात्रा के 1 माह तक, जैसा आपको पता है कि बद्रीनाथ जी का कपाट 4 मई को खुल रहा है और 26 तारीख को ये डिक्लेयर हो जाएगा केदारनाथ जी का कपाट, और अक्षय तृतीया को जो आपको पता ही है। तो वहां के जो तीर्थ पुरोहित भी आए थे, तो उनसे जब बातचीत उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से 4 मई के बीच हमारे लगभग सभी कपाट खुल जाएंगे। निर्णय ये हुआ है कि कपाट खुलने से 1 माह तक किसी भी प्रकार के वीआईपी वीवीआईपी दर्शन को हम अनुमन्य नहीं करेंगे। यदि वो सामान्य नागरिक के रूप में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज या उनको कोई प्रोटोकॉल जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। यदि आम श्रद्धालु की तरह आना चाहें तो उनका यहाँ देवभूमि में स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। उन्होंने उत्तराखंड में लागू यूसीसी को निशाने पर लिया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि यूसीसी की तुलना गंगा और महाकुंभ से करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि गंगा सबका कल्याण करने वाली है। कोई अंजलि में लेकर आचमन करता है तो कोई वजू करता है, लेकिन यूसीसी ने तो उत्तराखंड की संस्कृति पर गंभीर घाव दिए हैं। और यूसीसी को लेकर हरीश रावत के इस पोस्ट पर बीजेपी विधायक दिलीप रावत का बयान आया। दिलीप रावत का कहना है कि हरीश रावत मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी वास्तव में गंगा के समान ही पवित्र है। जिस तरह गंगा हर धर्म जाति के लोगों के साथ समान व्यवहार करती है, उसी तरह यूसीसी भी सबके साथ समान व्यवहार करती की ही बात है। हरीश रावत जी की प्रकृति आप जानते हैं कि वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो यूसीसी का बिल पास किया है उत्तराखंड सरकार ने, वो ऐतिहासिक है और गंगा के समान ही वास्तव में जो है पवित्र है। और क्योंकि जिस प्रकार से गंगा में सभी धर्म जाति के लोगों को समान भाव से गंगा व्यवहार करती है, उसी तरह से यूसीसी का भी समस्त धर्म और जाति के साथ व्यवहार है और बराबर उनके लिए नियम है और कानून है। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने भी गंगा के साथ उनकी तुलना की है यूसीसी की, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन लिव इन में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे लड़के या लड़की में से अगर कोई भी एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखता है, तब ऐसे जोड़े का लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कि लड़का या लड़की में से कोई भी अगर एसटी कैटेगरी से होता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। मामला पेचीदा है और इसलिए एक्सपर्ट्स भी इस पर कुछ फिलहाल नहीं कहना चाहते।
यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की मेंबर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति को इस तरह के कानून से बाहर रखा गया है और इसलिए अनुसूचित जनजाति से आने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। एसटी, क्योंकि हमने इसमें आर्टिकल 342 जो संविधान का है उसके तहत एससी कम्युनिटी एग्जेम्प्टेड है यूसीसी से। तो एक बार वो यूसीसी से एग्जेम्प्टेड है तो यूसीसी के जितने भी प्रावधान, चाहे वो शादी का है या तलाक का है या लिव इन का है, वो कम्युनिटी उससे एग्जेम्प्टेड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां नेशनल गेम्स के तहत मलखंभ प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ शुरू हुआ है और इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य के लिए खिलाड़ी मेडल भी जीत रहे हैं। धामी ने कहा कि आज राज्य में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। कई जगहों पर नए स्टेडियम बनाए गए हैं जो राज्य के खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। खेलों के आयोजन पर एक सच्ची और अच्छी खेल भावना के साथ सम्मान। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा, 18 हो गए। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में सही प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गोवा में हमारे नेशनल गेम्स हुए थे, 37वें नेशनल गेम्स, उसमें हमारी रैंकिंग थी 25वें स्थान पर और अब हमारी रैंकिंग आ गई है, शाम तक 6ठी पर आ जाएगी। अभी हम 7वें पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से हम, आप सोचिए कितनी लंबी छलांग हमारी लगाई गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक जो खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों में जैसे कबड्डी है, खो खो है, योग आदि को भी ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखंभ जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 6 इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें जुडो, जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन बॉल के इवेंट्स शामिल हैं। वहीं लॉन टेनिस का आज फाइनल मुकाबला है, जिसमें गोल्ड के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। वहीं अगर नेशनल गेम्स मेडल टैली की बात की जाए तो 17 गोल्ड मेडल के साथ उत्तराखंड मेडल टैली में 7वें स्थान पर है। 14 फरवरी को 38वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। हल्द्वानी के ग्वालापार के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक सुखविंदर सिंह, कुमाऊनी अभिनेत्री श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं और इसी के साथ स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, लिहाजा कार्यक्रम को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। के प्रोसेस की अगर बात करूं तो माननीय गृह मंत्री जी इसमें आ रहे हैं और वहां पर हमारे कुछ कार्यक्रम होंगे जिसमें कि हम विनर्स को सम्मानित करेंगे। विनर्स को शील्ड मिलेगा, जो विनर टीम है उसको शील्ड मिलता है, जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और इस तरह से सम्मान करने का सिलसिला होगा। फिर माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वचन के बाद फिर उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और इसमें हम लोग पूरे उत्तराखंड के मानस खंड की झलक हो सकता है, उसमें और भी जितनी चीजें वो सब भी हम लोग इसमें प्रचार प्रसार।
उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बीच हल्द्वानी में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आपको एक साथ 5-5 गेम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एक ही खिलाड़ी को पहले रनिंग, फिर स्विमिंग और फिर निशाना साधते या फिर फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी करते देखना चाहते हैं तो ये खेल आपको अपनी तरफ जरूर खींचेगा। कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी लेजर गन से निशाना और फिर तलवारबाजी, ये सब ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम का हिस्सा है और इसकी झलक हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में देखने को मिल रही है। भले ही मॉडर्न पेंटाथलॉन नाम का ये खेल ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसी खेल की बदौलत उत्तराखंड का नेशनल गेम्स पदक तालिका में स्थान 6 नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इस खेल में उत्तराखंड अभी तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 पदक हासिल कर चुका है। और ये जितने बच्चे उत्तराखंड के बच्चे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये पिछले एक दिन का रिजल्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको ये मेडल दे पा रहे हैं। क्योंकि पिछले गोवा में हम मेडल से चूक गए थे। वो हमारे बच्चों का पहला नेशनल था, तो थोड़ा अनुभव की कमी और थोड़ा इक्विपमेंट की कमी, जो संसाधन बाद में हमने जुटाए। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही, तो हम थोड़ा और ऊपर चले गए हैं। दरअसल मॉडर्न पेंटाथलॉन, जिसमें तैराकी, तलवारबाजी, घुड़सवारी यानी कि जिसकी जगह अब शो जंपिंग ने ले ली है, तो लेजर गन शूटिंग और रनिंग भी शामिल है। ये एक बेहद मुश्किल खेल है, लेकिन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना खूब जलवा बिखेर रहे हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया मॉडर्न पेंटाथलॉन। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है और बेटर करना है। एंड एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था और बेटर करना है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की शुरुआत साल 1912 के ओलंपिक से हुई थी, जिसके नियमों में बीच बीच में बदलाव होते रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत में भी ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और उत्तराखंड के काशीपुर में तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी स्थापित हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। माउंटेन बाइकिंग में उत्तराखंड के सुनीता श्रेष्ठ ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीता, जबकि महाराष्ट्र की परिणीता सुमंत को स्वर्ण और कर्नाटक की स्टार नजूरी को रजत पदक मिला है। वहीं पुरुष एमटीबी में खुशीराम को गोल्ड, हरिसिंह तिगपू को रजत और कमलेश राणा को रजत पदक मिला है। नेशनल गेम्स में एमटीबी को पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बचपन में गांव के बच्चों के साथ दौड़ की शुरुआत करने वाली अंकिता ध्यानी ने उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के दौरान एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता और प्रदेश का नाम रोशन किया। क्या अंकिता ध्यानी की कहानी है, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की धाविका अंकिता ध्यानी ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पौड़ी जिले के एक छोटे से गांव से आने वाली अंकिता ने नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इससे पहले अंकिता ने हांगकांग में आयोजित एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 10 किलोमीटर की दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया था। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। ये मेरा अपना ग्राउंड है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने ग्राउंड में गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, अपने उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीत रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कब से आपने कब से आप एथलीट? मेरे को लगभग 8-9 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स करते करते। वैसे प्रिपरेशन मैंने प्रॉपर 2017 से की। अभी तो मेरा गोल यही है कि इस साल अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप है, तो उसका क्वालिफाई करूंगी। अंकिता के कोच लोकेश भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश है और मानते हैं कि अंकिता में बचपन से ही खास प्रतिभा थी। जब अंकिता ने शुरुआत की थी तो कई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी। अंकिता फिलहाल रेलवे में जॉब करती हैं, लेकिन उत्तराखंड में अपने प्रदेश से खेलना उनके लिए अहम था। वहीं खेल विभाग भी अंकिता को हर प्रकार की सहायता देने की बात कर रहा है। 2015 के आसपास जब अंकिता ध्यानी का पहला मेडल आया, उसके बाद अंकिता ध्यानी STC साहिब भोपाल में जो एकेडमी थी
फेडरेशन की ओर बहुत सहाय की, उसमें गई और वहाँ से फिर अंकिता ध्यानी जो है आसमान छूती चली गई। आज की डेट में बेंगलोर में प्रैक्टिस कर रही है अंकिता ध्यानी और मुझे उम्मीद है कि और अच्छा करेगी। अभी कहीं ज़्यादा जो है मैं एथलीटों ने जो उत्तराखंड को खुशी दी है वो उसकी तो मतलब उसको शब्दों में बखान करना जो है बहुत छोटा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि वाकई ये राज्य सरकार की दामी जी के निर्णयों पर जो ऐतिहासिक निर्णय, चाहे उनके कैंप लगाने के संदर्भ में हो, 3-3 महीने के कैंप ले, चाहे उनके लिए आउट ऑफ 10 जॉब देना हो, चाहे उनको 4% रिजर्वेशन देना हो, चाहे उनको 12 लाख रुपए जो है नगद इनाम धनराशि देना हो, ये निर्णय उनके लिए बड़े ही प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुए। अंकिता ने नेशनल गेम्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल उत्तराखंड के नाम किया है, जिसके बाद अंकिता की इस सफलता से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।